सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो चैनल पर। हमारा मिशन भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है जो भारतीय संविधान ने उन्हें दिए है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके सबको चुनें ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो उसकी सूचनाएं आपको मिलती रहे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को अपने संपर्क और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। आज का विषय है निर्माणाधीन संपत्तियों और तत्काल रहने योग्य फ्लैट्स के बीच खरीदने के फैसले से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। Hello everyone, I am Advocate Suleiman Bhimani and I welcome you all to the Citizen Justice Forum video channel. Our mission is to empower Indian citizens by sharing knowledge about their fundamental rights as specified in the Constitution of India. If you are watching us for the first time, don't forget to subscribe. Click the bell icon and select all so you receive notification whenever we upload new videos or go live. Sharing this video with your contacts and friends would be greatly appreciated. Today's topic is point to be considered before deciding between purchasing under construction projects and ready to move in flats. Timing and urgency. Assess your immediate housing needs. Are you in a hurry to move in or you can wait for the construction to be completed? अगर आपके पास प्रायोरिटी है कि मुझे अभी रेडी फ्लैट ही लेना है या आपके पास समय है, आप 2 साल 3 साल 4 साल वेट कर सकते हो, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में आप अपना फ्लैट बुक करा सकते हो। तो ये सब पहलू आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट इज योर टाइमिंग एंड अर्जेंसी। तो आप एक नोट डाउन करोगे कि आपकी टाइमिंग और अर्जेंसी क्या है। और दूसरा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। कंसीडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड हाउ इट अलाइंस विथ योर पेमेंट शेड्यूल्स ऑफ बोथ ऑप्शंस। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज typically involve staggered payments while ready to move in flats required immediate payment। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जब फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आप थोड़े पैसे दे के 20% 25% दे के आप बैंक से लोन ले सकते हो, और अगर आप रेडी फ्लैट में जाओगे तो आपको अगर लोन भी लेना है तो उसको टाइम बाउंड यानी 1 महीना 2 महीने के अंदर आपको पूरी रकम उसको देनी है। तो ये आपको जब आप प्लानिंग करते हो फाइनेंशियल की तो ये बिंदुओं का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है रिस्क टॉलरेंस। इवेल्युएट योर टॉलरेंस फॉर पोटेंशियल डिलेस एंड अनसर्टेनिटीज associated with under construction properties. Delays in construction can impact your timeline and budget. यानी यहाँ पे आपको देखना है कि आपका रिस्क किस लेवल तक का आता है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डालते हो तो एक जो अनसर्टेनिटी जो है जो वो आपको वो ख्याल रखना पड़ेगा कि बिल्डर जो है कभी भी प्रोजेक्ट 6 महीना 12 महीना 1 साल 2 साल से 3 साल तक डिले कर सकता है और बहुत से टाइम पे वो प्रोजेक्ट स्टॉल भी हो सकता है। तो ये आपको और एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। Customization. Determine the extent to which you want to customize your living space. Ready to move in flats would offer limited customization options compared to under construction properties where you can have more input in the design and layout. यानी अगर आपको इंटीरियर करवाना है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में एक ऑप्शन बिल्डर देते हैं कि हम आपको बेयर शेल दे देंगे, आप अपने हिसाब से फ्लोरिंग करो, आप अपने हिसाब से बाथरूम बनाओ, आप अपने हिसाब से किचन बनाओ, फ्लोरिंग सीलिंग जो भी डिज़ाइन करना है आपको वही। यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चरर, यानी जो स्ट्रक्चरर है उनके कॉलम भी मुझको आप नहीं कर सकते हो। तो ये एक आपको ऑप्शन मिलता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो ये भी आपको देखना है। और एक जो बिंदु है दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। Research the reputation and track record of the developers, builders involved. Ensure that the quality standards are met in both under construction and ready to move in properties. तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि आप जो भी फ्लैट ले रहे हो वो ऐसा नहीं हो कि वो 2 साल 3 साल के बाद में वो मेजर रिपेयर के लिए जाता है और आपको उसमें अंडर ये रिपेयर करने के लिए आपको बहुत से पैसे का खर्चा करना पड़े। तो ये आपको इवेल्युएट करना है तो आपको एक बाकायदा एक बुक बनाना पड़ेगा, एक्सेल शीट में ये सब पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा। और लीगल एंड
रेगुलेटरी, यानी ये जो मैं आपको बात करता हूँ कि एक तो उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, और वेदर अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो वो रेरा के अधीन है, बीएमसी के उसके पास सब अप्रूवल है। रेडी फ्लैट्स के अंदर भी बहुत से टाइम प्रॉब्लम आता है कि वो उसका पास ओसी नहीं रहता है, प्लान के अंदर बालकनी दिखाया रहता है लेकिन प्लान कवर कर लेते हो, फिर जब वो रीडेवलपमेंट में जाता है तो एज पर प्लान वो जब जाते हैं और आपने आगे का जो एंक्रोच किया है तो वो आपको तकलीफ दे सकती है। तो कंप्लायंस, वेरीफाई ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर बोथ ऑप्शंस, एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी एडहर्स टू लोकल बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन। यानी आपको ये देखना है कि बीएमसी के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी और रेडी टू मूव इन फ्लैट के अंदर भी वो फॉलो किए हैं। और चौथा जो अभी आपको मैं बताता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, लोकेशन एंड एमिनिटीज। कंसीडर द लोकेशन, नेबरहुड एमिनिटीज, infrastructure, development associated with both under construction properties and ready to move in flats. Choose a location that suits your lifestyle and your future plans. अगर मैं समझो 30 साल का हूँ और मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूँ, अगर मेरी शादी हो गई है या शादी होने वाली है, मेरे बच्चे हो गए या मेरे बच्चे हैं, तो आजू बाजू में स्कूल है और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, तो मेट्रो स्टेशन बाजू में है या रेलवे स्टेशन बाजू में है, तो ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। स्कूल है, कॉलेज है, मार्केट है, और एसेस आपको इजीली मिल सकती है, वहाँ पे बस मिल सकती है, ऑटो मिल सकती है, आपको मेट्रो के लिए आप 2 मिनट के वॉक पे, 5 मिनट के वॉक पे आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वन मोर पॉइंट इज रीसेल वैल्यू एंड एप्रिसिएशन, यानी आप ऐसी जगह पे लो कि जहाँ पे आपको उसका रीसेल वैल्यू मिलेगा और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसे जगह पे अगर आपने ले लिया जहाँ पे, मैं अभी नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ लो कि बहुत ही अंदर है, इंटीरियर है, आजू बाजू में स्लम है, लेकिन प्रोजेक्ट उसने बहुत अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट बनाया, तो और उसका जाने का रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे आपको रीसेल वैल्यू और एप्रिसिएशन जो बाकी प्रोजेक्ट में मिलेंगे वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब इवेल्यूएट करने का है। इवेल्यूएट द पोटेंशियल रीसेल वैल्यू एंड एप्रिसिएशन प्रोस्पेक्ट्स बोथ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वेदर यू आर गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन। फैक्टर्स सच एज लोकेशन, डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स and market trends can influence the future and value of your investment। यानी ये आपकी लाइफ टाइम की पूंजी आप लगा रहे हो, तो आपको बहुत ये सब चीज़ के बारे में सोच के फिर डिसीजन लेना है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन, obtain clarity on the expected completion timeline for under construction properties, factor in potential delays and assess whether the timelines aligns with your needs and expectations। यानी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर बिल्डर आपको बोलता है कि मैं 3 साल में आपको फ्लैट दूंगा, तो आप 1 साल का ग्रेस पीरियड लेके चलो, 3 में नहीं देगा, 4 में देगा, 4 साल में देगा आपको, अगर वो रेप्यूटेड और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर के पास आप चले जाते हो या जो बिल्डर जो पहली बार बना रहा है, तो उसके बारे में ज़रा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको उसके पहले कितने प्रोजेक्ट बनाया है, और रेरा में आप साइड पे जाओगे तो, और आजकल गूगल में आपको सब मिल जाएगा कि बिल्डर ने कितनी कितनी बिल्डिंग बनाया, कितने केसेस इसके पेंडिंग है, कितने लिटिगेशन पेंडिंग है और कितने प्रोजेक्ट्स उसने बनाया। मैं आपको बोलता हूँ अगर 6 महीने से अगर 12 महीने यानी साल भर का भी डिले है तो दैट बिल्डर इज सपोज टू बी अ गुड बिल्डर। अदरवाइज आपको ऐसे बिल्डर मिलेंगे जो 10-10 साल से 4 माला 5 माला या तो खाली कंस्ट्रक्शन अपना एक्सकावेशन करके बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ का आपको ख्याल रखना है। प्रोफेशनल एडवाइस, सीक एडवाइस फ्रॉम अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल प्रोफेशनल्स, एडवोकेट। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन they can provide valuable insights and guidance tailored to your specific circumstances। यानी हम क्या करते हैं, करोड़ों रुपए का फ्लैट लेते हैं, लेकिन 25-30 हज़ार रुपया खर्च करके हम सीए के पास से एडवाइस नहीं लेते हैं और वकील के पास से एडवाइस नहीं लेते हैं, एडवोकेट के पास से। तो और फिर हम जब करोड़ों रुपए देने के बाद में वहाँ पे अगर स्टक हो जाते हैं कोई भी लीगल इश्यूज़ में या टेक्निकल इश्यूज़ में, फिर हम भागते हैं एडवोकेट के पास में। तो अगर हम ये चीज़ पहले से ही करते हैं
पहले से ये सब चीज़ का हम ये करेंगे मूल्यांकन, तो हम ऐसी तकलीफ़ों से बचे रहेंगे। बाइंग अ होम स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन वन मेक्स इन देयर लाइफ टाइम। Numerous elements demand meticulous attention to guarantee a rewarding investment, regardless of whether it involves under construction property or a ready to move in flat। यानी मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में एक ही टाइम ऐसा रहता है मोस्ट ऑफ द पीपल कि वो फ्लैट जो है वो ज़िंदगी में पहली बार और एक ही बार खरीदता है। हाँ, अगर आप मिलियनर हो तो बात अलग है, आपके हर सिटी में फ्लैट हो गए, हर कंट्री में फ्लैट हो गए, लेकिन मैं एक कॉमन आदमी की बात करता हूँ कि वो ज़िंदगी में एक ही बार फ्लैट लेता है और ये डिसीजन उसको बहुत सोच समझ के ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के लेने का है। फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज द डेवलपर्स क्रेडिबिलिटी एमर्जेस एज अ पैरामाउंट एक्सटेंसिव रिसर्च इनटू दैट ट्रैक रिकॉर्ड। यानी मेरा जो बोलने का है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में आप डालते हो पैसे तो बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी डिलीवरी, पंक्चुअलिटी और फाइनेंशियल रोबस्टनेस एंड स्टैंडिंग इन द मार्केट इज़ एडवाइजेबल। यानी ये सब चीज़ अगर उसके पास है, डिलीवरी, पंक्चुअलिटी उसके पास है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है और मार्केट में उसकी स्टैंडिंग है, तो ऐसे बिल्डर को मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसे बिल्डर के पास ही आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लगा। इट इज़ एसेंशियल टू स्क्रूटिनाइज द बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते हो तो वो देख लो। अगर न्यू प्रॉपर्टीज़ में रेरा पे आपको मॉडल एग्रीमेंट मिलेगा, उससे आप वो कंपेयर कर लो। द क्लॉसेस शुड बी बोथ साइड, इट शुड बी अ बैलेंस्ड एग्रीमेंट। अगर नहीं है तो आप उसको रेरा में कंप्लेंट कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। एंश्योरिंग इट प्रोमिनेंटली फीचर्स पेनल्टी क्लॉसेस इन केस ऑफ प्रोजेक्ट डिलेस। यानी हमको वो क्लॉस देखना है कि वो क्लॉस है कि नहीं, कि अगर वो डिले होता है तो पेनल्टी क्लॉस वो एग्रीमेंट में है कि नहीं। इंसिस्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसा जो है वो स्टैगर्ड वे में देना है। अगर 5वां स्लैब कंस्ट्रक्ट करेगा तो पर्टिकुलर परसेंटेज उसको देने का है, फिर 7वां स्लैब कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसको देना है। ऐसा यानी जितना उसका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होगा वो हिसाब से आप उसको पेमेंट करोगे। तो वो पेमेंट प्लान आपको देखना है, वो आपके वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो उसको आपको स्टडी कराना है। वेरियस पेमेंट्स ऑप्शंस आर मेड फॉलोइंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस। यानी आपका फाइनेंशियल लॉस, अगर समझो वो 4 माला बनाने के बाद में अगर वो कोई कारणवश उसका काम अटक जाता है तो आपको इसका ये बेनिफिट रहेगा कि आप जो है वो 4 माले तक का ही पैसा देते हो, नहीं कि आपने पूरा फ्लैट का पैसा दे दिया और 4 माले में वो आपका वो अटक गया। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इफ द प्रोजेक्ट स्टॉल्स ऑल्सो रिमेंबर टू चेक द रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। आपको अगर नए कंस्ट्रक्शन में डालते हो तो रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन आपको चेक करना है, उसकी डेट क्या है, उसमें उसको हर 3 महीने में अपलोड करना रहता है, अपडेट करना रहता है कि मैंने कितना काम किया। तो ये सब चीज़ आपके जानकारी में होनी चाहिए। अवॉइड सबवेंशन स्कीम लोन। ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है। वो सबवेंशन स्कीम जो है ना, आपको लड्डू ऐसा देते हैं कि आपको तो अभी सिर्फ 5% देना है या 10% देना है, और बिल्डर जो है वो पूरा 90 या 95% लोन का पैसा उठा लेता है। और वो बिल्डर ये प्रॉमिस करता है कि मैं जब तक आपको फ्लैट का पोजीशन नहीं दूंगा तब तक जो बैंक का इंटरेस्ट है वो मैं भरूंगा। और बाद में अगर बिल्डर अटक गया, बिल्डर ने नहीं भरा, तो लोन किसके नाम पे है? आपके नाम पे। बिल्डर इंटरेस्ट भी नहीं देता है, काम भी नहीं करता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा उसने ले लिया है, आपसे 5-10% ले लिया है और 90% बैंक से ले लिया है, और खाली 5% ही बाकी रहता है जो फाइनल पोजीशन में बैंक देती है। तो ऐसी सब जो ट्रैप वाली स्कीम है, लुभावने वाली स्कीम है, इससे आप बचे रहिए। A subvention scheme loan is a type of financing arrangement often used in real estate transaction, particularly in property development projects. Here's a detailed breakdown of why it is considered risky. यानी ये risky क्यों है वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। High interest rates, subvention scheme loans typically come with higher interest rates compared to traditional loans. This is because
they involve greater risk for lenders. We'll explore it further. Builder receives upfront payment in a subvention scheme. The builder or developer receives a substantial portion of the loan amount upfront, usually around 90 to 95% before any construction work begins. यानी वो एक ईंट भी नहीं रखता है और उसको 90% लोन उसको बैंक जो है वो रिलीज कर देती है सबवेंशन स्कीम में. This means that builder has access to most of the funds without having made significant progress on the project. यानी प्रोजेक्ट के अंदर वो पैसा नहीं डालता है लेकिन फिर भी उसको वो पैसा मिल जाता है और वो प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालेगा, वो पैसा और कहीं पे फिराएगा वो. He will use that money somewhere else. Minimal risk for the builder, यानी बिल्डर को इसमें कोई रिस्क नहीं है. Since the builder gets the majority of the fund upfront, they have less financial risk associated with the project. यानी अगर वो प्रोजेक्ट स्टॉल भी हो जाता है तो उसका फाइनेंशियल रिस्क नहीं है. फाइनेंशियल रिस्क मेरा है, मैंने सबवेंशन लोन लिया हूँ. Even if the construction does not progress as planned to encounters difficulties, the builder has already received a substantial portion of the funds. यानी यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि बिल्डर ने 90% पेमेंट लेने के बाद में अगर काम नहीं भी करता है तो प्रॉब्लम आपको है, बिल्डर को नहीं है. पोटेंशियल फॉर नॉन कंप्लीशन, यानी if the builder fails to complete the construction for any reason, such as financial mismanagement, legal issues, or project delays, the borrower, usually the property buyer, bears the brunt of the consequences. The borrower is still obligated to repay the loan amount, even though the property may not have been built as promised, and which is going to impact on your credit score. Defaulting on the subvention scheme loan can have a severe consequences for the borrowers. Credit worthiness, a default can negatively affect the borrower's credit score, making it more challenging to secure future loans or financial products. In summary, while subvention scheme loans may seem attractive due to their initial benefits, such as deferred payments or a low initial cost for the buyer, they carry significant risk. यानी ये आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 5 लाख या 10 लाख देता हूँ 1 करोड़ में से, बट आपको ये देने के टाइम पे वो अच्छा लगता है कि मैंने 1 करोड़ का फ्लैट सिर्फ 5 लाख में दे दिया, लेकिन बिल्डर 90 लाख लोन खुद उठा लेता है और काम नहीं करता है तो वो रिस्क आपका है, बिल्डर का नहीं है. पोटेंशियल फॉर नॉन कंप्लीशन, इफ द बिल्डर फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन फॉर एनी रीजन सच एज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, लीगल इश्यूज, litigation or project delays, the borrower, usually the home buyer, bears the brunt and the consequence. The borrower is still obligated to repay the loan amount even though the property may have not been built as promised or property may not have been constructed as promised. Can negatively affect the borrower's credit score, making it more challenging to secure future loans or financial products. अभी मैं आपको सिंपल एक सिचुएशन बताता हूँ. पुणे के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डर था, उसने टाटा फाइनेंस से सबवेंशन स्कीम की अरेंजमेंट की और सब आईटी प्रोफेशनल्स थे, बड़े अच्छे, सब लोग अच्छे पोस्ट पे थे, कोई एनआरआईज भी थे जो बाहर काम करते थे. उन्होंने, क्योंकि बिल्डर ने क्या बोला कि समझो 1 करोड़ का फ्लैट है तो आप खाली 5 लाख रुपया दे दो, बाकी का जो है 90 लाख से 95 लाख जो है वो एनबीएफसी फाइनेंस करेगी या बैंक फाइनेंस करेगी और उसका इंटरेस्ट जो है मैं भरूंगा जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा. तो लोग सोचते हैं कि यार 1 करोड़ की चीज़ 5 लाख में मिलती है और जब तैयार हो जाएगी तो वही 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़ में हो जाएगा. तो वो लालच में लोग आके उन्होंने ये सबवेंशन स्कीम के अंदर वो पैसे ले लिए. अभी बात ये हुई कि ये बिल्डर ने वो पैसे विदाउट डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी 90% लोन जो है उसने सब फ्लैट्स की पैसे ले लिए उसने. और वो टाइम पे इलेक्शन था, इलेक्शन के अंदर बंदा खड़ा हो गया या उसके कोई फैमिली मेंबर खड़े हो गए, वो इलेक्शन हार गया. जो पैसे से उसको बिल्डिंग बनानी थी वो पैसे से उसने इलेक्शन लड़ा. अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो फ्लैट बायर्स थे, जो होम बायर्स थे, वो सोचे कि अब ये कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा है तो वो लोग ने दूसरे फ्लैट लेने, क्योंकि 5 ही लाख दिए थे, बोले दूसरा 5 लाख 10 लाख डाल के हम
दूसरे की जगह पे लेने जाते थे। जब वो उन्होंने बैंक के अंदर एप्लीकेशन किया तो उनका क्रेडिट स्कोर जो था, जो जिसको सिविल स्कोर बोलते हैं, वो पूरा नेगेटिव था। बोले हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक लोन पेंडिंग है जिसमें आपने इंटरेस्ट भी भरा नहीं है, ना प्रिंसिपल अमाउंट भरा है, तो दैट शोज एन आउटस्टैंडिंग एंड नेगेटिव स्कोर। तो सबवेंशन स्कीम का ये लोन है क्योंकि आपके ऊपर रिस्क ज़्यादा है। बिल्डर तो पूरा पैसा ले लेता है और वदर वो कंस्ट्रक्ट करता है या नहीं करता है, पैसे तो आपको भरना है। सो in summary, while subvention scheme loans may seem attractive in the initial stage due to the initial benefits such as deferred payments and low initial cost for the buyer, they carry significant risk. This risk include high rate of interest, the potential for non-completion of the project. Now this is, the subvention scheme is a very big पोटेंशियल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज बिल्डर को इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। पैसा तो उसने ले लिया है, कैपिटल भी ले लिया है, नफ़ा भी ले लिया है, और वो कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर रहा है, तो उसका कोई मूड नहीं रहता है कि मैं कंस्ट्रक्ट करूँ। And adverse effects on the borrower's credit scores. If the builder fails to deliver on their promises, it is crucial for borrowers to thoroughly evaluate the risk and carefully consider their financial options before entering into such arrangements. Before committing to any real estate investment, particularly in an under construction property, it is essential to consider factors to prevent potential regrets in future. The builder's history and standing in the market are very important. This is necessary and very comprehensive investigation into the construction firm's track record, financial stability, and adherence to the timelines of the completion. Reputable builders are renowned for their punctuality in project completion, utilization, or they use very high standard or good quality material and fulfillment of promised deliverables. Conversely, investing in a property from an unreliable builder can lead to a project delay, legal complications, and substandard construction quality. It is crucial to conduct thorough legal due diligence when considering the purchase of a shell property. This involves verifying the property title, checking for any legal dispute, ensuring all necessary approvals and permits are in place, and confirming compliance with the local building regulation. Legal professionals can help you with this complexity to ensure a smooth transaction. To ensure the quality of the construction and for under construction units, it is advisable to visit site frequently and verify that the construction meets the promised standards. Additionally, to ensure the sales agreement is clear and comprehensive, meets all legal documentation and standards, that you can verify from the RERA website, because there is a model sale agreement of RERA, and whatever your builder offers, you have to compare and you have to involve legal professionals so that you are not taken for a jolly ride. If you are planning to buy an off-plan property or one that is yet to be construction, it is essential to assess the finances thoroughly and make necessary plans and arrangement. This includes considering the purchase price and other expenses such as stamp duty, registration charges, maintenance charges, property tax, and GST. Purchasing a ready-to-move-in flat offers several advantages. It eliminates the uncertainty of the construction delay, as allows you to avoid rental costs during the waiting period. However, it is essential not to overlook certain factors. Firstly, ensure to check the occupancy certificate and BCC. Now, people don't know about BCC, they know only about the OC. Now, once you get an OC, then the builder has to obtain a building completion certificate. Now, what is the building completion certificate? कभी क्या होता है कि बिल्डर ओसी ले लेता है और कुछ काम बाकी रहता है, जैसे क्लब हाउस है, कंपाउंड वॉल है, गार्डन है, लेकिन ओसी
इसके लिए देने में आता है कि नाउ पीपल कैन, इट इज़ अ हैबिटेबल स्ट्रक्चर एंड पीपल कैन कम एंड स्टे देयर। और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दैट आफ्टर उसका पूरे लेआउट में जो भी उसका रहता है वो पूरा करने के बाद में उसको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये भी आपको कंफर्म करना है कि उसके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है कि नहीं। एडिशनली एग्जामिन द रजिस्ट्री ऑफ पेपर्स ऑफ द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी एंड इट इज ऑल्सो क्रूशियल टू असेस द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। Compare the layout plan with the actual structure of the sample flat and inspect for any structural deformities or there is dampness, leakages before finalizing the purchase of the move-in ready to flat. Conduct a thorough inspection of the property. This should include checking for any defects in the structure, plumbing, electrical system, as well as evaluating the overall condition of the interior and exterior of the building. When considering either an under construction property or ready to move in flat, several other aspects warrant attention. Location and infrastructure. The project's location and surrounding infrastructure are pivotal. Proximity to school, hospitals, shopping centers, and transportation facilities can enhance the property's resale value. Ensure municipal authorities have approved the building plans and verify the clarity of the land title. Then value determining factor. Emphasize the property's value suitably are largely influenced by its location. Evaluate both the building and its surroundings for ready-to-move-in apartments properties situated in well-developed regions with easy accessibility typically retain the value over the time. Now, if you are choosing a ready-to-move-in flat, if it is near a metro station, near schools, near the markets, or near the railway station, then there is a chances of that property getting appreciated very soon and will have a very good appreciation. Now you have to have the financial consideration also. Before exploring various financial options, it is crucial to understand your budget. Investigate the property resale and rental potential. Even if your intention to reside in the property's life is unpredictably and suggests it's prudent to have an investment that can generate rental income or appreciate the value over the time. Rental demand and yield. Assess the demand for rental properties for resale in the area and evaluate property's potential yield on rent. The analysis provides insights into the property's long-term financial viability. By considering these factors alongside the property's construction status and quality, you can make a well-informed decision that aligns with your financial goals or lifestyle preferences. Stay tuned to our channel for more updates on legal matters that affect you. If you find this video informative, then like, subscribe, and share with your contacts and friends for more engaging content on legal issues. See you again in the next video with a new topic. Till then, take care, stay blessed, be safe and remain healthy. हमारे चैनल पर अधिक कानूनी मामलों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों और संपर्कों के साथ में इसे साझा करें ताकि कानूनी मुद्दों पर रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। आगामी वीडियो के नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।